जो चैप्टर है वो चैप्टर है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो है एक पृथ्वी की जो संरचना है उस पृथ्वी की संरचना पर किस प्रकार से इसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखा जाता है या हम कह सकते हैं कि माना गया है। तो आपने देखा होगा कि एक ग्लोब होता है जिसे हम पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में देखते हैं। तो पृथ्वी जो एक ग्लोब है, इस ग्लोब पे आपने कई बार देखा होगा कि जो एक प्रकार से ऐसी आड़ी रेखाएं खींची होती है, और खींची क्या रहती है, कुल मिला के काल्पनिक मानी गई है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेत्ताओं ने जाके इस पृथ्वी के राउंड लगाया हो और उस पर चक्कर लगाकर ये चीजें खींची है या ये रेखाएं खींची, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। सबसे पहला फैक्ट ये याद रखना कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और जो ये काल्पनिक रेखाएं क्यों बनाई गई है, तो पृथ्वी पर एक तो किसी चीज की लोकेशन प्राप्त करने के लिए अक्षांश रेखाएं बनाई गई है, उसका तापमान वहां पर कितना है, वहां पे जलवायु कैसी है, इसकी जानकारी के लिए ग्लोब पर क्या है, अक्षांश रेखाएं खींची गई है। और समय का निर्धारण करने के लिए और तिथि का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो अब यहां से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, मतलब अक्षांश रेखाएं क्या बताती है। तो यहां से फिफ्थ आपका आंसर ये रहेगा कि ग्लोब पर मानी गई काल्पनिक जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब में किसी लोकेशन, किसी मतलब जगह के बारे में जानकारी देने के लिए इसको बनाया गया है। तो अक्षांश रेखाओं से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, अक्षांश रेखाओं से याद रखिएगा कि जो पूरा ग्लोब बना रखा, मतलब ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी को दो एक तरीके से एक 0 डिग्री अक्षांश मानी गई है। और ये 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि विषुवत रेखा किसे कहा जाता है। तो यहां से आंसर आपका रहेगा 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपरी वाला भाग इसका नॉर्थ कहलाता है और दक्षिणी भाग इसका साउथ कहलाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है, तो इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और दक्षिणी वाला भाग इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश से। तो देखो, एक तो ये याद रखना कि इस ग्लोब पर कुल कितनी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं, कोई बताए? हेलो, अरे बोलो ना, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? कोई भी नहीं दे रहा। गजेंद्र सर 180 सर 180। अब याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश है, आंसर आपका सही है। 0 डिग्री अक्षांश जो है ये उन 180 में काउंट नहीं है। याद रखिएगा 1 से लेकर 90 तक उत्तरी गोलार्ध में है और 1 से लेकर 90 तक दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 + 90 + 1 बराबर 181। याद रखिएगा 181 जो अक्षांश रेखाएं वो ग्लोब पर है। 181 इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री है जो, उसको भी तो हम काउंट करेंगे ना। तो 181 जो अक्षांश रेखाएं हैं टोटल ग्लोब पर। लेकिन याद रखिएगा अगर 181 आंसर नहीं है ऑब्जेक्टिव में, तो 180 आपका राइट आंसर होगा। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 80 है, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 80 है। तो यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं कि इसमें 3-4 रेखाएं जो कुछ है उससे, जैसे 23.5 डिग्री है, उसके बाद 66 डिग्री है, इन 2 रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है, इसमें 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, इस 23.5 डिग्री अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा वही है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को बराबर भागों में बांटती है। तो भारत का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में है और वो भारत को 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित रेखा को हम एक तरीके से
कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। वैसी की वैसी दक्षिण में 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो दूसरा फैक्ट यहाँ सर कि दक्षिणी मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो मकर रेखा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर इसी गोलार्ध पर अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो 66 डिग्री 66.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उस 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा होती है इसे आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं, एक ये याद रखना। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री जो रेखा होती है उसे अंटार्कटिका अक्षांश रेखा के बारे में मतलब अंटार्कटिका अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहा जाता है, तो आर्कटिक कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है इसलिए कि वो ऊपर वाला जो भाग है जो उसका ध्रुव है वो आर्कटिक ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका ध्रुव कहलाता है। तो आर्कटिक वाला जो पार्ट है वो ऊपर है और अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है दक्षिणी 66.5 डिग्री उसे हम दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिका कहते हैं। तो 4-5 फैक्ट यहां से बनते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो जितनी भी 180 अक्षांश रेखाएं खींची गई है ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं ये समानांतर है, मतलब इनकी दूरी हम ग्लोब पे कहीं पर भी अगर देख लेते हैं तो बराबर रहेगी। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी होती है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा। मान लो कि 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री अक्षांश यहां से स्टार्ट होगा तो इन दोनों के बीच की डिग्री जो दूरी होगी वो होगी एक तरीके से 111 किलोमीटर। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी और किसी भी जगह पर ग्लोब पर, मतलब हम अगर अमेरिका में भी देखेंगे तो उसकी दूरी जो है वो 111 किलोमीटर रहेगी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 50 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री अक्षांश से 51 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, तो वो होगी 111 किलोमीटर, क्योंकि ये समानांतर खींची गई रेखाएं और पूरे ग्लोब पर ऐसे घूमती है। तो ये आसपास जो घूमने वाली जो रेखा है एक तरीके से इनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। तो आपको यहां से याद रखना है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है और वो किसी भी जगह पर जो है वो बराबर होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं की जो आपस में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर किसी भी जगह पर। तो उससे बने हुए कुछ फैक्ट ये मैंने आपको यहाँ लिखी है, ये अक्षांश रेखाओं से है। उत्तरी गोलार्ध में दो रेखाएं आपको याद रखना है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में आपको दो रेखाएं याद रखना 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे आर्कटिक कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री जो रेखा अक्षांश रेखा है उसे अंटार्कटिका रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो मैंने इसमें कवर किए हैं। और निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन ये आता है कि अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई है, तो अक्षांश रेखाएं एक तरीके से पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति का लोकेशन ध्यान रखने के लिए, साथ ही उसकी जलवायु, उसके तापमान, इन सब के लिए ये चीजें मतलब अक्षांश रेखाओं को माना गया है, काल्पनिक माना गया है। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। अब है देशांतर रेखाएं। तो आपने देखा होगा कि इसी ग्लोब पर कुछ आड़ी रेखाएं खड़ी रेखाएं खींची गई। तो आपने देखा कि ये जो इस प्रकार की जो रेखाएं खींची गई है ग्लोब पर उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था अक्षांश रेखा टोटल 180 है, तो देशांतर रेखाएं जो है इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या जो है 360 है, याद रखिएगा। इसमें भी एक जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है
उसके पूर्व में 180 है और पश्चिम में 180 है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इस 0 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये देशांतर रेखाओं की संख्या जो है टोटल 180 और 180 प्लस 360 है। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके बारे में एक फैक्ट मैं बता देता हूं कि 1884 में कुछ भूगोलवेत्ताओं की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इस पृथ्वी पर समय की गणना करने के लिए, उस मीटिंग में समय की गणना करने के लिए जो देशांतर रेखाएं हैं, उसमें एक 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है, उस समय का निर्धारण करने के लिए एक मानक समय रेखा माना गया। ये 1884 में डिसाइड किया गया था। तो 1884 में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो उसे पूरे विश्व का समय काउंट करने के लिए वहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा को डिसाइड किया गया था, जो कि ब्रिटेन से होकर गुजरती है। तो यहां से क्वेश्चन ये याद रखना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1884 में किया गया था। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, उस 0 डिग्री देशांतर रेखा के ईस्ट में 180 देशांतर रेखाएं हैं और उसके वेस्ट में 180 देशांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार देशांतरों की टोटल संख्या जो है वो देशांतरों की टोटल संख्या 360 है। अब यहां से याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो विश्व की जो मानक समय रेखा है, तो उस मानक समय रेखा से कितनी जो रेखा है वो एक तरीके से पूर्वी देशांतर की ओर है, पश्चिमी देशांतर की ओर है। तो वो आंसर हुआ। दूसरा याद रखिएगा कि इसका डिसाइड कब हुआ, तो 1884 में हुआ। फिर तीसरा याद रखिएगा कि भारत इसमें देशांतर रेखा में कहां पर आता है, तो भारत का विश्व मानक समय क्या है और वो कहां से गुजरती रेखा, भारत का विश्व मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको हम क्या बोलेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहां से गुजरती है, 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से ये गुजरती है। इसको वहां से माना गया, याद रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी नामक। तो देखो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसको हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर है, इसलिए हम भारत की जो स्थिति है वो पूर्व की ओर है, तो हम उसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एक तरीके से जो देशांतर रेखा है और दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो होती है 111.32 किलोमीटर। लेकिन याद रखिएगा जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो समानांतर नहीं होती है। इनकी सबसे ज्यादा दूरी जो रहती है वो एक तरीके से इक्वेटर पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ही 111.2 किलोमीटर है, बाकी जगह पर ये जाके क्या है, ध्रुव पर सब जगह एक साथ मिल जाती है। तो ये एक तरीके से ऐसी चलती है। तो इनकी सबसे ज्यादा दूरी नापी गई है ये इक्वेटर और विषुवत रेखा पर, हम कह सकते हैं कि 111.32 किलोमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि दो देशांतरों के बीच की सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पर होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर जो होती है उसकी जो लंबाई है, मतलब उसकी जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है। फिर जब ये ध्रुव पर मिलती है तो ध्रुव पर जाकर इनकी दूरी 0 डिग्री मतलब एक तरीके से 0 किलोमीटर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये सब ऐसी गोल राउंड में मिली हुई है, तो इसलिए वहां पर इनकी दूरी कम हो जाती है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ती है देशांतर रेखाएं, इनकी दूरी कम होती जाती है। सबसे ज्यादा दूरी जो रहती है इनकी विषुवत रेखा पर होती है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेगी इनकी एक तरीके से इनकी दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है, और सबसे कम दूरी कहां पर होती है, तो ध्रुव पर होती है। वो उत्तरी ध्रुव भी हो सकता है और दक्षिणी ध्रुव भी हो सकता है। फिर जो ग्रीनविच जो रेखा है या 0 डिग्री जो रेखा है वो कहां से गुजरती, तो विश्व में ब्रिटेन की एक जगह है ग्रीनविच नामक, वहां से गुजरती है। इसी रेखा को प्रधान देशांतर रेखा भी कहा जाता है और यामांतर देशांतर रेखा भी कहा जाता है। दो तरीके अलग नाम से भी आती है, एक तो प्रधान देशांतर रेखा और यामांतर देशांतर रेखा, दो तरीके से इसको बोला जाता है। या तो इसको बोला जाता है प्रधान देशांतर रेखा
या दूसरा बोला जाता है इसको यामोत्तर देशांतर रेखा। तो इसको दो नाम से और भी जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रधान देशांतर रेखा मतलब 0 डिग्री ये देशांतर रेखा, यामोत्तर देशांतर रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इन अन्य नाम से भी जाना जाता है इसको। अब दूसरा यहां से याद रखना कि जो देशांतर रेखा है उसको बनाया गया है इस भूगोल मतलब इस पृथ्वी पर समय काउंट करने के लिए। तो समय काउंट करने के लिए बनाया गया है। तो देखो याद रखिएगा, पूरे विश्व के टाइम जोन को 24 भागों में बांटा गया है। एक फैक्ट यहां से याद रखना, क्योंकि पूरे इसमें 24 घंटे होते हैं, आपने देखा होगा। तो 24 टाइम जोन में इस पूरे विश्व को बांटा गया है। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि पृथ्वी के जो पर कितने टाइम जोन में पृथ्वी को बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। दूसरा यहां से एक फैक्ट याद रखना कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो दूरी है वो तो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होती है, मतलब विषुवत रेखा पर होती है, और सबसे कम जो होती है वो ध्रुव पर होती है। लेकिन एक देशांतर से दूसरे देशांतर की जो रेखा है उसे पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहां से ये याद रखिएगा कि 0 डिग्री जो देशांतर है इससे भारत का समय कितना आगे है। तो जो भारत का समय है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं 4 मिनट करके जोड़ते जाएंगे। तो 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच जो देशांतर रेखा है उससे भारत की जो स्थिति है वो 5.5 घंटे आगे है। और वो इसलिए है कि पूर्व की ओर आते हैं तो हम उसमें प्लस करते हैं, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो हम उसमें माइनस करते हैं। तो पश्चिमी जो देशांतर वाला जो देश है वो एक दिन पीछे चलते हैं, और पूर्वी देशांतर वाले जो देश है वो एक दिन आगे चलते हैं या कुछ घंटे उसमें आगे रहेंगे। तो भारत की स्थिति या किसी भी जगह की अगर स्थिति आपको निकालना है तो उसमें आप 4 का इंटू कर दीजिए। जब आप जैसे भारत की समय रेखा है 82.5 डिग्री, उसमें अगर हम 4 का इंटू करेंगे तो इसका जो एक तरीके से जो आंसर आएगा वो आएगा 330। और जब हम 330 मिनट को घंटों में परिवर्तित करेंगे तो वो लगेगा 5 घंटे 30 मिनट। अर्थात ग्रीनविच देशांतर रेखा से भारत 5.5 घंटे आगे है। अगर यही चीज अगर हम अमेरिका में देखेंगे तो उसका समय काउंट अलग रहेगा। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति 5.5 डिग्री है, तो ग्रीनविच रेखा से उस कितने समय वो आगे है, या किसी भी जगह की अगर हम निकालें उसमें तो उसमें 4 का इंटू करके उसको हम और या घंटे में क्या कर लें उसको परिवर्तित कर लें तो आपको पता चल जाए। तो ये देशांतर रेखा से संबंधित क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, पूरे विश्व के टाइम जोन को 24 घंटों में बांटा गया है, और कुछ देश हैं उन देश की टाइम जोनों की संख्या पूछी जाती है कि किस देश की टाइम जोन की संख्या सबसे ज्यादा है। और तो यहां से क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि विश्व जो में जो रूस है, रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। और आपने देखा होगा कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का ऊपरी भाग पूरा कवर करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है 11, उसकी संख्या है 11। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन की संख्या किसके पास है, मतलब किस देश के पास है। तो 11 टाइम जोनों में रूस बांटा गया है, ये याद रखना। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को 3 टाइम जोनों में बांटा गया है, और अमेरिका को 7 टाइम जोनों में बांटा गया है। और भारत और चीन की स्थिति अगर हम देखें तो एक टाइम जोन में उसे बांटा गया है। तो भारत का टाइम जोन जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से गुजरता है, जबकि रूस और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग टाइम जोन है। अर्थात ये कह सकते हैं एक ही देश में अलग अलग समय पर अलग अलग, मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर आप भारत की स्थिति में भी अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य उदय होता है, हो सकता है वहां पे 2 घंटे पहले समय उदय होता होगा, क्योंकि पूरी देशांतर रेखाओं की संख्या लगभग जो भारत में है 30 देशांतरों से वो गुजरता है, और 30 देशांतरों से वो गुजरता है तो आपने अगर उसमें 4 का भाग अगर आप करोगे तो उसमें लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। जबकि गुजरात के ओखा बंदरगाह पर अगर देखोगे तो वहां पर 2 घंटे बाद में सूर्य उदय होगा। तो ये सब चीजें उस स्थिति में होती है जब देशांतर रेखाओं की जो स्थिति उससे पता चलती है कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है वो जो उसका अपना राउंड लगाती है, उसको एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो उस 4 मिनट के समय को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसको हम मिनट में निकालते हैं, और मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करते हैं तो उससे उसकी समय की स्थिति पता चलती है। तो देशांतर रेखाओं से कुछ संख्या जो है, जो आंसर है वो आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा देश जो है, मतलब ये कह सकते हैं हम
किस देश को सबसे ज्यादा टाइम जोन में बांटा गया है, तो रूस एक ऐसा देश है जिसे सबसे ज्यादा टाइम जोन में बांटा गया है, उसकी संख्या है 11। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका को 7 टाइम जोनों में बांटा गया है। उसके बाद यूएसए जो है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया जो है, उसे 3 टाइम जोनों में बांटा गया है, जबकि भारत और चीन और अन्य कई जो देश है उनको लगभग एक टाइम जोन में बांटा गया है। तो ये कह सकते हैं हम समय और तिथि का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है, जबकि किसी जगह की लोकेशन और उससे स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है। इसका डिसाइड जो 1884 में हुआ था और ये विश्व की मानक समय रेखा कहलाती है। इसी को प्रधान देशांतर रेखा भी और यामांतर देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर है, इसके बारे में जो कुछ मुख्य फैक्ट थे मैंने आपको बताया, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला इसमें एक और जो मैंने इसमें चीज कवर की थी, कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कितनी है कौन बताएगा? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है?